इंटरव्यू के लिए ड्रेस कोड क्या होना चाहिए? साक्षात्कार, इंटरव्यू। इस ड्यूरेशन में इंटरव्यू बोर्ड जो किसी अभ्यर्थी का चेक करता है वो सबसे पहला पॉइंट है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास को चेक करने के लिए क्वेश्चंस कई प्रकार के हो सकते हैं। ये आपके नाम पे हो सकता है, आपके अपने बारे में हो सकता है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे हो सकता है, इवन आपके हॉबी पे भी। लेकिन जो चेक किया जाता है सबसे पहला पॉइंट दैट इज कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस ये डिपेंड करता है कुछ खास चीजों पे, जिनमें से एक है आपका आउटफिट, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका हेयर स्टाइल, आपके इवन आपने जूते चप्पल जो भी पहन रखे हैं। ये बात मैं से कह रहा हूं क्योंकि जैसे ही इंटरव्यू का कॉल आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे पहला आने वाला जो टेंशन है वो है मैं क्या पहन के जाऊं। और ये बिल्कुल लॉजिकल और जेन्युइन क्वेश्चन भी है, क्योंकि सही गेटअप, सही ड्रेस और ड्रेसिंग सेंस ये आपके आत्मविश्वास को परिलक्षित करता है, दिखाता है। और इसीलिए आपका जो गेटअप है वो प्रॉपर होना चाहिए। अब ये प्रश्न है कि क्या पहने। अगर गर्ल्स हैं तो उनके पास दो ऑप्शन हमेशा फॉर्मल्स में होते हैं, या तो साड़ी या सलवार सूट। और बॉयज हैं तो उनके लिए होता है कोट, सूट, टाई, फॉर्मल शर्ट्स। दरअसल इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना ही है कि आप जिस गेटअप को पहनकर इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाने वाले हैं वो आपके आत्मविश्वास को कितना बढ़ा रहा है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपके कपड़े नहीं, आप दिखना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी दिखना चाहिए उस कपड़े में। वही कपड़े सबसे बेस्ट माने जाएंगे। कोट भी कई प्रकार के हो सकते हैं। पार्टी वेयर कोट अलग होगा, कैजुअल कोट अलग होगा और ऑफिशियल कोट अलग होगा, जो आप इंटरव्यू बोर्ड में पहन के जाने वाले, जिसको आप जो शब्द यूज करें फॉर्मल्स, जो फॉर्मल किसी मीटिंग में इंटरव्यू में कैरी किया जाता है, ये जनरली डार्क ब्लू कलर, ग्रे कलर, नेवी ब्लू, ऐसे 2-3 शेड्स होते हैं जो बहुत देखने में सोबर और ऑफिशियल लगते हैं। कोशिश करें कि इस प्रकार का गेटअप जो आपको पसंद हो वो ही चूज करें। सिमिलरली गर्ल्स के लिए, अच्छा जब कभी क्लास में बात होती है तो मैंने अधिकतर स्टूडेंट्स को ये बोलते सुना कि ये ड्रेस कंफर्टेबल नहीं है, चाहे वो टाई और कोट पहनना हो बॉयज के लिए, ये साड़ी पहनना हो गर्ल्स के लिए। समझना पड़ेगा कि इंटरव्यू आपके कंफर्ट जोन के लिए नहीं है। इंटरव्यू में आप अपने पर्सनालिटी के वो ट्रेड्स दिखाने वाले हैं जो एक ऑफिसर की क्वालिटी में होने वाले हैं। इसलिए आप वहां कंफर्ट नहीं बल्कि ये ढूंढें जिसमें आप अपनी पर्सनालिटी का जो बेस्ट वर्जन है वो दिखा सकें। और इसमें ये थोड़ा कष्ट का काम तो है, लेकिन उस कष्ट को सही तरीके से कर लिया जाए तो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला भी है। इसलिए जो आपका ड्रीम गेटअप है उसके साथ तैयार रहें। यहाँ कंफर्टेबल, या एक और पॉइंट मैंने सुना कई लोगों के मुंह से कि अगर गर्मी में इंटरव्यू हो रहा है तो क्या हम सूट ना पहने। समझना पड़ेगा, अगर इंटरव्यू गर्मी में हो रहा है तो क्या आपका इंटरव्यू बोर्ड कहीं रोड में या खेत में बैठने वाला है क्या? नहीं ना, एक एयर कंडीशन चैम्बर होगा। और एक बार याद रखें कि जो गेटअप है वो अकॉर्डिंग टू मौसम, सीजन नहीं होता, अकॉर्डिंग टू ओकेजन होता है। और इंटरव्यू एक ऐसा ओकेजन है जहां पर आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहेंगे, इसलिए अपने बेस्ट गेटअप को भी तैयार करें और ये फॉर्मल हो, स्पेशली ध्यान रखें। इंटरव्यू रूम में सही सिटिंग पोस्चर क्या होना चाहिए? इंटरव्यू के ड्यूरेशन में जो सिटिंग पोस्चर है वो एक अलर्ट अभ्यर्थी या स्टूडेंट का होना चाहिए। अलर्टनेस कैसे दिखेगा? तो आपका इरेक्ट पोस्चर, आपका जो रीढ़ की हड्डी है इसका सीधा होना, और ये आपके उस जेस्चर को दिखाता है जहां आप ये शो करते हैं कि मैं किसी भी काम के लिए तैयार हूं। तो ये जो अलर्ट पोस्चर है इसको देखिए, आप अपने बॉडी को नहीं देख सकते, लेकिन बैठने के दौरान आप अपने पैरों को देख सकते हैं। अगर दोनों पैर सही तरीके से 90 एंगल पे आपका जो नी है वो बैंड है तो डेफिनेटली आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो इरेक्ट पोस्चर में आ जाएगा। इसलिए बैठते समय आप अपने पैरों को ध्यान दें, बाकी बॉडी अलाइनमेंट अपने आप हो जाता है। तो इसलिए बैठते समय अच्छा बहुत ज्यादा इसको स्टिफ ना करें, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि अगर आपको हाथ सीधे रख के बैठना है और आपने सीख रखा है तो आपके सीधे रखने का तरीका अलग हो जाता है। कोशिश करें कि सिंपल और इजी वे में बैठें। इंटरव्यू के दौरान खास करके गवर्नमेंट जितने भी जॉब हैं इनके इंटरव्यू के दौरान बॉडी लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता। दैट मीन्स आप अपने हैंड जेस्चर्स या इवन कंधों या आईब्रोज तक का उपयोग नहीं करना चाहिए। कारण ये कि आपको आंसर देना है, आपको प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर देना, उत्तर समझाना नहीं। और चूंकि समझाना नहीं है इसलिए बॉडी लैंग्वेज का यूज नहीं होगा। हाथों को सिंपली डाउन करके रखें, इसका कोई यूज ना हो, ध्यान रखें। रखने के तरीके कई हो सकते हैं, फोल्ड करना, सीधे रखना, जैसा आपको इजी लगता रखें, पर ये बार बार मूव न करे, ये ध्यान रखें बस। इंटरव्यू की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? जब आप किसी डिस्कशन में होते हैं तो उस समय लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस आपकी पर्सनालिटी को दिखाने वाला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इसलिए किस लैंग्वेज में बात करें ये मैटर करता है। आपको प्री और मेंस में एक
लैंग्वेज चूज करना होगा, कंपलसरी है, लेकिन इंटरव्यू में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप किसी लैंग्वेज को चूज करके आप प्रीफर करें कि आप किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंस ये रखता है कि बोर्ड ने जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा है, यू हैव टू आंसर इन दैट लैंग्वेज ओनली। दैट मीन्स जो लैंग्वेज है वो एज पर योर कन्वीनियंस नहीं है, एज पर बोर्ड कन्वीनियंस है। अगर क्वेश्चन इंग्लिश में है, यू हैव टू आंसर इन इंग्लिश, और हिंदी में है तो आप हिंदी में अच्छे से आंसर दीजिए। अगर आपको कहीं दुविधा है कि आपका इंग्लिश अच्छा है या हिंदी अच्छा है, आप प्रश्न पूछे गए लैंग्वेज में आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ आपकी जिम्मेदारी एक ही है कि आप बोर्ड से रिक्वेस्टफुली परमिशन ले लें कि क्या मैं इसका आंसर हिंदी में, या अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। अगर परमिशन लें तो फिर आप अपने लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल सा रूल है, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन है उस लैंग्वेज में आंसर दिया जाए। यहाँ एक पॉइंट और है, जब आप जनरली बातचीत करते हैं तो आज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही 100% प्योर होना कोई गारंटी नहीं है। आप मिक्स लैंग्वेज का यूज करते हैं, और मिक्स लैंग्वेज का यूज करना खास करके हिंदी बोलने के दौरान ये एक तरीके से मान्यता प्राप्त है, क्योंकि मैसेज प्रॉपर वे में कन्वे हो जाए तो इंग्लिश के वर्ड्स हर्डल नहीं होते, बशर्ते कि ये अनावश्यक यूज ना हो। क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो कुछ अनावश्यक इंग्लिश के वर्ड्स यूज करता है, जैसे एक्चुअली, यू नो, लाइक, ये 2-4 शब्द ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं और यूज कर लिए जाते हैं। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं हो सकता। इसलिए जब आप बात करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश का जो मिक्स्ड वर्जन है, जिसमें आप अपने मैसेज को प्रॉपर कन्वे कर पा रहे हैं, यहाँ कोई समस्या नहीं है। आप ये टेंशन न लें कि इसमें हिंदी के बीच में इंग्लिश आ रहा है क्या। अगर नॉर्मली आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। क्या इंटरव्यू में सभी क्वेश्चंस का आंसर देना जरूरी होता है? दरअसल इंटरव्यू के दौरान बातचीत है, और बातचीत के दौरान आप किसी बात का आंसर नहीं देंगे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको सारे आंसर्स देने पड़ेंगे, पर सारे आंसर्स आंसर के फॉर्मेट में हो ये कंपलसरी नहीं है। एक आंसर ये भी तो होता है ना कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है, कृपया क्षमा कीजिए, सॉरी आई डोंट नो, या मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर देना कंपलसरी है, पर आंसर किस वे में होगा डिपेंड करता है, क्योंकि आप बोर्ड से वार्तालाप, बातचीत, डिस्कशन में है, और डिस्कशन में सामने वाले ने कुछ बोला और आप चुप बैठे, ये अलाउड नहीं हो सकता। इसलिए आंसर तो देना पड़ेगा, भले ये भी क्यों ना हो कि मुझे इसका आंसर नहीं पता, ये भी आंसर ही हुआ। तो इस बात को समझें और इस बात को प्रेजेंट करने का तरीका ये डेवलप करें, क्योंकि सारे आंसर आपको जानकारी में हो ये कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, बोर्ड ये चाहता भी नहीं कि सारी जानकारी आपको हो, क्योंकि ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है। आपके नॉलेज को आपने प्री और मेंस में शो कर दिया है, आपका जो नॉलेज है वो प्रूवन है। अब तो यहाँ जो चेक किया जा रहा है वो है उस आंसर के माध्यम से आपकी पर्सनालिटी के वो ट्रेट्स जो एक ऑफिसर क्वालिटी को शो करते हो। तो ऑफिसर क्वालिटी को शो करने के लिए कॉन्फिडेंस, जो मैंने कहा आपसे, उस चीज को बताना। अगर किसी का आंसर नहीं पता है तो ये बोलना कि सॉरी सर आई डोंट नो, ये भी तो कॉन्फिडेंस का प्रकार ही हुआ, और ईमानदारी के गुण के साथ। तो इसमें आंसर नहीं पता होने के मार्क्स कटेंगे नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस प्लस ऑनेस्टी के मार्क्स जुड़ेंगे। तो अगर आपको आंसर नहीं पता हो तो ईमानदारी से एक्सेप्ट करें, सॉरी बोलें, और मान लें कि जानकारी आपके पास नहीं है। तो ये भी आपके वार्तालाप को आगे बढ़ाता है, और एक प्रकार का आंसर ही हुआ। क्या यूपीएससी इंटरव्यू में करंट अफेयर्स से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं? दरअसल एक सिविल सर्वेंट का अपडेटेड होना ये अनिवार्य तथ्य है, एसेंशियल पार्ट है आपके लाइफ का। अगर आप अपडेटेड हैं, दैट मीन्स आप आज के घटनाक्रमों को जान रहे हैं। आज के घटनाक्रमों को जानना, इसका जो सोर्स है वो मीडिया है, न्यूज चैनल से, न्यूज पेपर्स हैं, और इनके माध्यम से बोर्ड आपको ये जानना चाहता है कि कोई भी जो मैटर है उसका अपडेटेड नॉलेज आपके पास है या नहीं, और उसके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स को समझने के लिए सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, बल्कि उसके ओरिजिन से आज तक का स्टोरी, ये कंप्लीट टोटलिटी में होना चाहिए। तभी आप पर्सनालिटी के अपने उस क्वालिटी को दिखा सकते हैं जो आप किसी भी बारे में समग्र जानकारी रखता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो स्टार्टिंग से आज तक जो भी डेवलपमेंट्स है, चाहे सोशल इश्यूज हो, इकोनॉमिक इश्यूज हो, पॉलिटिकल इश्यूज हो, राष्ट्र अंतरराष्ट्र, जो आपका सिलेबस का पार्ट है उनमें क्या डेवलपमेंट्स हैं, इन सब की जानकारी रखना आपकी जिम्मेदारी है। एग्जाम्पल के लिए बात कर लें, अगर अभी चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हुआ, लेकिन सिर्फ चंद्रयान 3 में क्या हुआ इंपॉर्टेंस नहीं रखता। यहाँ इंपॉर्टेंस ये भी रखता है कि पहली बार प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, फर्स्ट और सेकंड में क्या अचीवमेंट्स थे, पहला और दूसरा क्यों सफल रहा, क्यों असफल रहा, रीजंस क्या थे, क्या चेंजेस आए जिससे कि 3 बाकी से अलग होगा। अगर आप टोटलिटी में स्टडी करते हैं चंद्रयान का, तब आप अपनी पर्सनालिटी का वो डायमेंशन दिखा पाते हैं जो किसी भी विषय को समग्रता से, कंप्लीट टोटलिटी में जानने का प्रयास करता है। और ऐसी ही पर्सनालिटी एक प्रशासक के रूप में स्थापित होकर उन योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छे से कर पाएगा जो समाज के लिए आवश्यक है। तो इसलिए किसी भी चीज को अपडेटेड जानकारी रखना, ये वो पॉइंट है जिसको बोर्ड चेक करने के लिए करंट अफेयर्स इससे क्वेश्चन पूछता है। इंटरव्यू में डेफ फॉर्म का क्या इंपॉर्टेंस है?
डैफ फॉर्म, दरअसल आपके पूरे इंटरव्यू का बेस यहीं से स्टार्ट होता है। डैफ फॉर्म में जितनी भी जानकारी आपने भरी है वो सारी जानकारियां क्वेश्चन के एक फॉर्मेट है जो आपने इंटरव्यू करने वाले बोर्ड के हाथ में दे रखा है। चाहे वो आपका नाम हो, आपका सरनेम हो, उसके मीनिंग कहाँ से आया है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका आज संवैधानिक स्टेटस क्या है, ST SC शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप है तो कहाँ शेड्यूल्ड है, OBC अगर है तो वो अदर बैकवर्ड क्लास किस समिति ने कब घोषित किया, जनरल कैटेगरी से हैं तो आप किस जाति धर्म से बिलोंग करते हैं उसके बारे में कितनी जानकारी है, अगर आप जैन धर्म से हैं उसकी क्या स्पेशलिटी, क्या फिलॉसफी है। ये छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं आपको जो आपने अपने डैफ फॉर्म में फिल करके दे दिया है। अब इसमें ही आपने अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी दिया है, आपने कोई डिग्री किया तो क्यों किया, कहां से किया, किस यूनिवर्सिटी से किया, यूनिवर्सिटी का जो नाम है जिस भी व्यक्ति पर वो कौन थे, उनका क्या योगदान है। दरअसल छोटी छोटी बातें आपने इन्फॉर्मेशन में दे रखी हैं जो क्वेश्चन के रूप में बोर्ड के हाथ में रखा हुआ है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पिक करके आंसर आपसे पूछ सकता है। इसलिए जो भी आपने लिखा है अपने डैफ फॉर्म में उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करना, उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन रखना, ये आपके इंटरव्यू का बेसिक पार्ट है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल जो डायमेंशन है वो है आपका हॉबी। आपने जो भी अपना हॉबी फिल कर रखा है उसमें आपको सॉरी बोलना अलाउड नहीं होता। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो तो सॉरी बोल के गलती एक्सेप्ट कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं, ईमानदारी दिखा सकते हैं। पर हॉबी एक ऐसा चीज है जो आप अपने मन के लिए खुशी खुशी कर रहे हैं और उसके बारे में भी नहीं पता है तो फिर क्या पता होगा। इसलिए कोशिश करें कि जो हॉबी वाला पोर्शन आपने भरा है उसे थोड़ा सिंसियरली लें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन एकत्रित करें और जब उस पर बात हो तो कॉन्फिडेंटली डील करें, क्योंकि हॉबी के क्वेश्चंस तभी पूछे जाते हैं जब जनरली माहौल थोड़ा सा टेंस, थोड़ा इंटेंसिफाइड हो रहा हो, तो उसको हल्का लाइटन करने के लिए ही जनरली हॉबी के क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। और हॉबी के माध्यम से आपको थोड़ा सा फ्री हैंड दिया जाता है कि आप थोड़ा सा खुल के बातचीत करें, अपनी पर्सनालिटी के बाकी उस स्टेट को भी दिखाएं जो शायद अभी तक कहीं दिखने में रह गया हो। और याद रखिएगा आपकी हॉबी का हमेशा एक साइकोलॉजिकल पहलू भी होगा जो बाकी क्वेश्चन के आंसर्स में दिखना चाहिए। वो क्या है, एक दो एग्जांपल से बात कर लिया जाए। सपोज दैट आपकी हॉबी स्पोर्ट्स है, आप क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या कोई भी आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपकी हॉबी में डाला है, दैट मीन्स आपका टीम वर्क या आपका साइकोलॉजिकल पहलू हुआ। किसी की हॉबी सपोज दैट डायरी राइटिंग या एनालिसिस करना है, दैट मीन्स उसकी पर्सनालिटी का एक जो एसेंशियल क्वालिटी है वो चीज़ों को एनालिसिस करना और फ्यूचर प्लानिंग प्रॉपर वे में करना हो जाएगा। अगर किसी की हॉबी कुकिंग है, जब कभी कोई कुकिंग करता है तो वो खुद नहीं खाता बल्कि दूसरों को सर्व करता है, दैट मीन्स आपका साइकोलॉजिकल डायमेंशन में यहाँ सर्विंग नेचर का होना कंपल्सरी पार्ट है। अगर आप म्यूजिक, डांस या किसी प्रकार के क्रिएटिव एक्टिविटी में हैं तो आपके आंसर में भी क्रिएटिविटी की झलक दिखने चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि आपने जो भी डैफ फॉर्म में हॉबी डाला है उसको आप सिंसियरली लें। कई बार इसमें मिस्टेक्स हो जाते हैं जो कई बार नंबर घटाने वाले होते हैं, तो आप ये गलती ना करें, ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू रूम में एंटर होते ही अपने एंजाइटी लेवल को कैसे कंट्रोल करें? जब आप इंटरव्यू रूम में एंट्री करते हैं, मैं आई कम इन सर, आपको परमिशन मिला, आप एंट्री कर गए। एंट्री के बाद का पहला जो 1 से 1.5 मिनट है, अगर ये आपने कंट्रोल्ड वे में रखा है तो डेफिनेटली आपका जो इंटरव्यू है दूसरे मिनट से प्रॉपर वे में स्टार्ट हो जाएगा और आप वहां तक पहुंचा पाएंगे अपने इंटरव्यू को जहां तक बोर्ड ले जाना चाह रहा है, दैट इज टुवर्ड्स डेप्थ ऑफ योर नॉलेज। लेकिन अगर शुरुआती 1-1.5 मिनट आपने कुछ मिस्टेक्स कर दिए तो यहाँ होता यह है कि फिर हम उन गलतियों को ही एनालाइज करने में लगे रहते हैं। जैसे फॉर्म, बोर्ड ने कह दिया फॉर्म दीजिए और आप फॉर्म देने की जगह रख दिए, या बोर्ड का फॉर्म रख दीजिए और आप देने के लिए खड़े हैं, आपको कहा गया बैठिए और बैठने के बाद आपने थैंक यू भी नहीं कहा। ये कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जो जनरली तब हो जाती है जब हम थोड़े से एंग्जाइटी, थोड़ी हड़बड़ी में होते हैं या मॉक इंटरव्यू के माध्यम से इसका प्रैक्टिस न किया हुआ हो, तो ये मिस्टेक्स होने संभावित हैं। तो कोशिश करें कि शुरुआती 1.5 मिनट अगर प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ है तो आधे घंटे आपके जो हैं वो प्रॉपर जा सकते हैं अगर आपने शुरुआती चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। तो प्रैक्टिस के माध्यम से, थोड़ी समझदारी से और थोड़ा एक्सपीरियंस से इन चीज़ों को समझें, फील करें और इसमें यहाँ मिस्टेक्स करने से बचें। क्या इंटरव्यू के दौरान कंफर्टेबल होकर बात करना चाहिए? ये एक थोड़ा सा मिथ है कि आप कंफर्टेबली इंटरव्यू दे पाएंगे। मुझे लगता है कि इंटरव्यू देना अपने आप में एक इंटेंस काम है जहां कंफर्ट से ज्यादा आपका कॉन्शियस होना मैटर करता है। तो कंफर्टेबिलिटी नहीं बल्कि कॉन्शियस वे में हर उस पॉइंट को रिस्पॉन्ड करना, उस पर अपने थॉट प्रोसेस को प्रॉपर डेवलप करना और सही वोकैबुलरी के साथ आंसर देना, ये एक पूरा प्रोसेस है जो प्रैक्टिस से आता है। तो यहाँ कंफर्टेबिलिटी नहीं, मुझे लगता है वो कन्वीनियंस प्लस उस चीज को प्रेजेंट करने का एक प्रॉपर मैनर ढूंढे तो ही आपको प्रॉपर मार्क्स मिल पाएंगे। जनरली बोर्ड आपको कंफर्टेबल रखता है, बोर्ड आपको कभी भी बहुत इरिटेट नहीं करता,
बशर्ते कि कुछ ऐसा उनका इंटेंशन ना हो, क्योंकि इंटरव्यू का एक प्रकार वो टेंस इंटरव्यू भी है जहां आपसे सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। इंट्रेंस से ही आपको एक तनाव दिया जाता है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितना टेंशन झेल सकते हैं। अगर ऐसा इंटरव्यू नहीं है तो जनरली क्वेश्चंस बहुत सिंपल, बहुत प्यार से बोर्ड आपको ट्रीट करता है और कोशिश करता है कि आप उसके आंसर को प्रॉपर वे में दें। कहीं गलती हो रही तो बहुत प्यार से उसको समझाया जाता है, आपको कंफर्टेबल करने का प्रयास करेगा बोर्ड। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको वहाँ कंफर्टेबल नहीं, कन्वीनियंट होना है और साथ ही कॉन्शियस होना है ताकि सही बात को सही तरीके से रख सकें। कंफर्टेबिलिटी, अगर आप सही इंटरव्यू दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और अगर आंसर एक भी गड़बड़ हुआ तो आपका कंफर्टेबिलिटी दूर होने में मात्र 1 सेकंड लगता है। तो कोशिश करें कि कॉन्शियस रहें, सही आंसर सही तरीके से देते रहें। इंटरव्यू बोर्ड में आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करें? आई कांटेक्ट इंटरव्यू के दौरान एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको ध्यान दिया जाना अनिवार्य है। दरअसल बोर्ड एक यूनिट है और उस बोर्ड में 3, 4 या 5 लोग जितने भी हैं, चूंकि वो यूनिट हैं, उनको सबको एक साथ ध्यान में रखना आपकी जिम्मेदारी है। दैट मीन्स कि अगर 4 लोग हैं तो आप चारों से एक साथ बात कर रहे हैं और चारों पे नजर रखना, चारों से आई कांटेक्ट बना के रखना आपकी जिम्मेदारी है। पर ये आई कांटेक्ट बनाते समय भी थोड़ा ध्यान रखें कि कई बार हम सिर्फ आई बॉल्स के माध्यम से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि आप प्रॉपर वे में जब हेड नॉड करते हुए बात करते हैं तो एक वो फॉर्मल पोस्चर दिखाई देता है। दूसरा ये कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उस समय पूरा ध्यान क्वेश्चन पूछने वाले पर रखेंगे, लेकिन जब आंसर देना स्टार्ट करेंगे तो आंसर देते समय चारों बोर्ड मेंबर्स को आप प्रॉपर वे में संबोधित करेंगे। तो क्वेश्चन पूछते समय आपका ध्यान क्वेश्चन पूछने वाले पे, पर आंसर देते समय पूरे बोर्ड पे आपका ध्यान होना, आई कांटेक्ट होना, ये शो करता है कि आप बोर्ड को एक यूनिट मानते हुए काम कर रहे हैं। और बोर्ड एक यूनिट है, भले क्वेश्चन एक पूछ रहा हो पर मार्क्स बाकी भी देने वाले हैं। अगर यह ध्यान रहे तो डेफिनेटली आप सबसे बराबरी से बात करेंगे। इंटरव्यू बोर्ड में बैड जेस्चर्स से कैसे बचें? जब आप इंटरव्यू देने गए हैं तो बोर्ड आपके एक खास क्वालिटी को चेक करना चाह रहा है कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में कॉन्फिडेंटली चीजों को डील कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि जब आप अपने चेयर पे बैठने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चेयर, चाहे वो एसडीएम का हो, डीएसपीओ का, आईएएस का हो, आईपीएस का हो, जिस भी वे में आपको आपकी ड्यूटी मिली हुई है, वहां आप चेयर पे बैठने के बाद अपने ऑफिसर्स का प्रेशर, अपने अंडर कलीग्स का कोऑर्डिनेशन, जनता का प्रेशर हैंडल कर पाते हैं नहीं। दैट मीन्स कि अगर आपको प्रेशर हैंडल करना आता है तो आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तब आप एंग्जाइटी में या फिर हड़बड़ाहट में बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं करेंगे। आपका पैर या हाथ अनावश्यक हिलने नहीं लगेगा, बल्कि आपके कंट्रोल में होगा। अगर आप कंट्रोल्ड वे में अपने बॉडी जेस्चर को रखते हैं, दैट मीन्स आपका मन आपके नियंत्रण में है। अगर मन नियंत्रण में है, दैट मीन्स आप प्रॉब्लम को सुनकर सॉल्व करना उस डायमेंशन तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एंग्जाइटी में आपके हाथ पैर हिलने लगते हैं, आपका बॉडी पोस्चर बिगड़ जाता है, दैट मीन्स आप पर ही आपका कंट्रोल नहीं है। और अगर आप अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख सकते तो परिस्थितियों को कैसे संभालेंगे? इस बात को बोर्ड क्रिटिकल वे में एनालिसिस करता है और आपके बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपर वे में स्टडी किया जाता है कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक ऑफिसर वाले ट्रेट में मन को कंट्रोल रखते हुए दिख रहा है या नहीं। इसलिए कोशिश करें कि जब आप आंसर दे रहे हो तो एक प्रॉपर बॉडी पोस्चर के साथ, बिना किसी एंग्जाइटी के, बिना हैंड लेग्स एक्स्ट्रा मूवमेंट के अपनी बात को प्रॉपर वे में रखें। इंटरव्यू खत्म होने के समय कैसा बिहेवियर रखना चाहिए? जब इंटरव्यू एंड की ओर होता है तो जनरली बोर्ड आपको एक फीलिंग दे रहा होता है कि 2-4 क्वेश्चन और अच्छे से पता होते तो इंटरव्यू ज्यादा अच्छा हो जाता। दैट मीन्स कि आपको बोर्ड कभी भी ये फील देके बाहर नहीं करेगा कि आपको सारे आंसर बढ़िया शानदार से आ रहे थे। आपको यही फील देके बाहर करेगा कि क्वेश्चंस आपको पूरी तरह से नहीं पता थे, कुछ और स्टडी करने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात समझें, जब बोर्ड लास्ट में क्वेश्चन देता है कि आप बोर्ड से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं क्या, तो मैक्सिमम लोगों को मैंने कुछ नहीं थैंक यू बोलते सुना है। और मुझे लगता है कि लास्ट अगर ये आपको मौका मिला है अपनी बात को बोलने का तो बोल देना चाहिए। दूसरी बात, जनरली लास्ट मोमेंट तक जो एस्पिरेंट है वो एक माइंड सेट में पहुंच चुका होता है कि अब इंटरव्यू खत्म करो, मुझे जाने दो। उस कंडीशन में फाइल उठा के वो सीधे बाहर भागना चाहता है। और मैं कह रहा हूं कि उस बोर्ड ने, जो कि पिछले कितने वर्ष का एक्सपीरियंस है, उसने अपने लाइफ का 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, जितने कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट थे उतना टाइम आपको दिया। तो इंटरव्यू बोर्ड से निकलने से आपका जेस्चर क्या होना चाहिए? डेफिनेटली एक ग्रेटफुलनेस के साथ थैंक यू बोलता हुआ, जहां आप बोर्ड को धन्यवाद बोले पूरी शालीनता से और शांतिपूर्वक अपने फाइल को लेके गरिमा के साथ बाहर निकलें, न कि वो जान बची लाखों पाए सेल में बोर्ड रूम से एग्जिट करें। तो कोशिश करें कि जो लास्ट मोमेंट है वो ग्रेसफुली और पूरी डिग्निटी के साथ हो, लगे कि एक ऑफिसर ने अपने सारे दायित्वों को निभाने के बाद अब वो रूम से बाहर जा रहा है। इस चीज को मेंटेन करना इतना आसान है नहीं जितना मैं कह रहा हूं। ये तभी पॉसिबल है जब आपका सारा एंट्री से एग्जिट तक एक एक चीज आपके कंट्रोल में हो।
और ये पॉसिबल है अगर आप कॉन्शियस वे में पूरे प्रैक्टिस के साथ इस चीज़ को बार बार अपने ऊपर ध्यान रखते हुए काम करें। तो ऑल द बेस्ट कि अगर आप साक्षात्कार दे रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में ध्यान दें, अपने ऊपर काम करें, अपने कॉन्फिडेंस को प्रॉपर बना के रखें और स्माइलिंग फेस के साथ बात करें ताकि बोर्ड को आपसे बात करने में मजा आए। अगर उन्होंने एंजॉय किया है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। मेरी शुभकामनाएं।